ठीक है भाई। तो आ गया चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। बहुत इजी चैप्टर है भाई। सबसे पहले एक टॉपिक है इससे जिससे शुरुआत करना, एफ्रो एशियन यूनिटी। बेसिकली ये बात करता है किस तरीके से अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के देश और एशिया के कॉन्टिनेंट के देश 1940s में आपस में मिल रहे थे और कॉलोनिज्म के खिलाफ फाइट कर रहे थे। इसमें इनकी एक मीटिंग हुई थी जब काफ़ी देश आज़ाद हो गए थे। इस मीटिंग को बोला गया था बैंडंग कॉन्फ्रेंस। ये जो बैंडंग जगह है ये इंडोनेशिया में है। ये कॉन्फ्रेंस 1955 में हुई थी और इसे फर्स्ट एफ्रो एशियन एस्टैब्लिशमेंट मीटिंग कहा जाता है जो टुक प्लेस हुई थी। फिर एक दूसरी मीटिंग हुई थी जो हुई थी 1961 में बेलग्रेड बेल्जियम में, और यहाँ पर नैम की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। यानी अब हमारा टॉपिक जाएगा नैम पर। तो आप लोगों ने वर्ल्ड बुक में पढ़ा होगा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नाम का चैप्टर, जिसमें आपको बताया गया था कि उस टाइम वर्ल्ड दो भागों में बट गया था, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। और जो कंट्रीज नई नई इंडिपेंडेंट हो रही थी वो इनमें से कोई एक ब्लॉक को चुन रही थी। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री ने ये सोचा कि हम इन दोनों में से किसी भी ब्लॉक को नहीं चुनेंगे। ये सोचने का कुछ रीजन था। इसमें 3 रीजन दिए गए हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। पहला, वी एक्चुअली नीड टू रिस्पेक्ट आवर सोवेनिटी, ठीक है, विच वॉज वेरी हार्डन, कि हमें जो बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम किसी ब्लॉक का पार्ट बन जाते हैं तो हमारे जो लोग हैं उनके जो कॉन्फिडेंस है उस पर असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल टेरिटोरियल बाउंड्रीज। उस वक्त क्या होता था, यूएसए और यूएसएसआर छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ा करती थी जो उनके हिसाब से छोटी मोटी थी लेकिन दुनिया के हिसाब से काफ़ी बड़ी। मज़े की बात यह है कि ये लड़ाइयाँ वो अपने देशों में नहीं लड़ती थी, वो किसी एक पार्टनर देश को अपना रिंग अरेना बनाती थी और वहाँ लड़ा करती थी। कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो इसका एग्जाम्पल थी। इंडिया नहीं चाहता था कि वो भी एक रिंग अरेना बने यूएसए और यूएसएसआर के लिए। और तीसरी चीज़, इंडिया अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहता था रेदर देन इन्वॉल्विंग इन अ कोल्ड वॉर सिचुएशन। और इंडिया चाहता था कि हर न्यूली इंडिपेंडेंट देश इसी तरीके से इन दोनों ब्लॉक के बारे में सोचे। तो इंडिया के साथ 4 देश और मिले जो थे घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट और यूगोस्लाविया। और इन 5 देशों ने मिलकर बनाया नैम, जिसे थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा गया, और इसकी फुल फॉर्म थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसमें हर वो कंट्री आ सकती थी जिसे दोनों ही देशों में से किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनना था। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक न्यूट्रल मूवमेंट थी। ऐसा नहीं है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक न्यूट्रल मूवमेंट नहीं थी, एक मीडिएटर मूवमेंट थी। इंडिया और उसके साथी देश ये नहीं चाहते थे कि हम कोल्ड वॉर में कोई साइड ले ही ना, जबकि इंडिया और उसके साथी देश ये चाहते थे कि कोल्ड वॉर हो ही ना, वो रुक जाए। और कई बार उन्होंने कोल्ड वॉर को रोकने की कोशिश करी, जिसका एग्जाम्पल ये दे रखा है कि जब कोरिया में वॉर अरेना हो रही थी तो इंडिया ने इसे क्रिटिसाइज किया था। इसके अलावा चैप्टर आपको 3 और टॉपिक्स देता है, इंडियाज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना एंड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। सबसे पहले आसान टॉपिक पे आते हैं जो है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। 1940s में ही इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाने में काम शुरू कर दिया था। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे हमारे वन ऑफ द रेनॉल्ड साइंटिस्ट होमी जे बाबा। तो अंडर हिज गाइडेंस हमने न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम करना शुरू किया। हालांकि हम अपना पहला न्यूक्लियर वेपन बना पाए 1974 में, जिसको हमने टेस्ट भी किया, और दूसरा टेस्ट हमने किया 1998 में। इसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है विच इज NPT, विच सेज नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी 1968 में बनाई गई थी। हुआ ये था कि 1964 में हमारी दुनिया के 5 सबसे मजबूत देश न्यूक्लियर वेपन बना चुके थे, दैट इज UK, US, फ्रांस, रशिया, चाइना। रशिया जो उस वक्त USSR था। बेसिकली ये 5 देश नहीं चाहते थे कि दुनिया के और देश न्यूक्लियर वेपन बनाए, तो वे एक NPT नाम की पॉलिसी लेकर आए जो चाहती थी कि न्यूक्लियर वेपन्स लिमिट हो जाए, जबकि इंडिया ने इस पॉलिसी का विरोध करा और अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया। ठीक है, इसके अलावा ये ज़रूर बोला गया था कि हम अपना न्यूक्लियर पावर को लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ करेंगे, कि जब कोई और चारा नहीं बचेगा तो हम
इसको चलाएंगे। इसके बाद 2 टॉपिक है, इंडिया रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, इंडिया रिलेशनशिप विद चाइना। पाकिस्तान के टॉपिक में आप पाकिस्तान और इंडिया की सारी वॉर लिखिए, जो 1947 जम्मू कश्मीर वाली है, 1965 जो पंजाब वाली है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री थे, 1971 जो बांग्लादेश वॉर है, इंदिरा गांधी जिसमें लीड कर रही थी और बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, 1999 जो कारगिल वॉर है जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाद में मिलिट्री रूल चला दिया था पाकिस्तान में। ठीक है, जब हम चाइना की बात करें तो चाइना के टॉपिक में हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया और चाइना का रिलेशन स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा था। दोनों ही देशों में एक कोट बड़ा फेमस था, हिंदी चीनी भाई भाई। इन्होंने साथ में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था 29 अप्रैल 1954, जिसे पंचशील एग्रीमेंट कहा गया था। हालांकि 1950 से ही चाइना ने तिब्बत के ऊपर क्लेम करना शुरू करा। 1959 में चाइना ने सोचा कि तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर को मार दिया जाए, जबकि वो स्पिरिचुअल लीडर भागकर इंडिया के हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला जगह पे छुप गया। बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार धर्मशाला को मैप में मार्क करने के लिए आ जाता है। ठीक है, उसने हमसे रिफ्यूजे मांगा, जवाहरलाल नेहरू ने रिफ्यूजे दिया। जो बात चाइना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि भाई आपने जो इंटरफेरेंस वाला टॉपिक था पंचशील एग्रीमेंट का, उसको ब्रोक किया है। 1962 में चाइना ने हमारी 2 जगहों को क्लेम किया। वन वॉज अक्साई चिन ऑफ लेह लद्दाख एंड देन देयर वर सेवरल पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने हम पे अटैक करा। 1962 की वॉर हुई, जिस वॉर में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ। इस वॉर के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स काफ़ी बिटर हुए। हालांकि फिर कुछ विजिट्स हुई, जैसे राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन 1988 और अटल बिहारी वाजपेयी एज अ फॉरेन मिनिस्टर विजिट टू चाइना इन 1970s। बाद में इंडिया और चाइना ने साथ में व्यापार करा और 2017 तक ये व्यापार $84 बिलियन तक पहुंच गया था।